हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितना भी जो सिलेबस होता है रेलवे का, एसएससी का और भी जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो जो भी सिलेबस होता है, जितना भी चैप्टर पूछा जाता है फिजिक्स का, तो वो सारे चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को जितने भी आज तक वेरियस एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले जितने भी एग्जाम है, रेलवे का, एसएससी का, स्टेट पीसीएस का, दरोगा, पुलिस, डिफेंस, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार। और ये बता दूं कि किसी को लेक्चर के बाद अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम का, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपको वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, इसमें चैप्टर वाइज है सारा। तो जैसे ये पहला जो चैप्टर है कि भौतिक राशियां, मात्रक और मापन, ये खत्म होगा, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा। वैसे ही हर एक चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि, और ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये बीपीएससी के वेरियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ये सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिम शैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई को पता लगाने में, ठीक है, सोनार का। अगला है कि हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका? इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? इसके इकाई को कहा जाता है डेसीबेल। क्या कहा जाता है? डेसीबेल। अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई यानी मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम पर घन मीटर, किलोग्राम पर घन मीटर। और जो ये अपेक्षित घनत्व होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, जिसे जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अमीटर। मतलब कि जो करंट फ्लोइंग होता है किसी भी सर्किट में, उसको मेजर करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो उसको अमीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो करंट होता है यानी विद्युत धारा, ठीक है, तो इसका ये क्या होता है यूनिट? तो उसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर। अगला है कि वन सेक्टोमीटर बराबर होता है किसके? ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? तो इसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अगला है जिसमें कि सही सुमेलित करना है, एक सूची वन है, सूची टू। सूची वन में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सूची टू में किसका मेजर किया जाता है वो है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सही सुमेलित किया हुआ है, सिर्फ पढ़ना है हमको। वोल्ट मीटर जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विभवांतर, इसको मेजर करने के लिए किया जाता है। आमीटर को करंट के लिए विद्युत धारा। फिर है पोटेंशियोमीटर, इसका उपयोग होता है विद्युत वाहक बल को, ठीक है। फिर तीसरा है, चौथा है गैल्वेनोमीटर, जो कि धारा की उपस्थिति, मतलब कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि उसमें प्रेजेंट जो होगा करंट, उसकी उपस्थिति को, उसके लिए गैल्वेनोमीटर। फिर है विद्युत परिरोध, इस ये होता है ओम मीटर, यानी कि मतलब कि जो रेसिस्टेंस होता है विद्युत परिरोध उसको मेजर करने के लिए। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, मतलब कौन सा मेटल है जो कि सबसे ज्यादा करंट को कंडक्ट करता है? तो ये है रजत यानी कि सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक यानी कि रेसिस्टेंस का क्या होता है? तो इसको बोलते हैं ओम। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, तो इसको अमीटर बोलते हैं। चालक की वैद्युत वैद्युत परिरोध की इकाई क्या होती है? तो ये ओम होती है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या होता है? तो मतलब जो बहुत ही एकदम छोटा छोटा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको देखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। अब है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? तो ये है दूरी का, मतलब जो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ से पृथ्वी से चांद का दूरी नापना है, तो इन सब दूरियों को जो नापने का यूनिट होता है इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवक्ता,
ताप प्रवणता, रेखीय संवेग, जो ये सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटी एक तरह का। तो ये सब क्या है, ये है सदिश, सदिश राशियां। सदिश राशियां इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, मतलब कि वैसे वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि एक मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उसका एक डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन, तो उसको बोला जाता है वेक्टर। जैसे कि ये वेग है यानी कि वेलोसिटी, फिर उसके बाद हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से जो भी है ये सारे सदिश राशियां हैं। अब है अदिश राशियां। अदिश राशियां इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। यह गति यानी स्पीड, द्रव्यमान यानी कि डेंसिटी, घनत्व, तापमान, ये सब टेम्परेचर, ये सब जो है अदिश राशियां हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज का, तो ये है दूरी का। मूल भौतिक राशि क्या है, तो ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब जो उस टाइम एग्जाम में पूछा गया हो तो उसमें जो भी ऑप्शंस होगा उसमें एक विद्युत धारा जो कि ये एक मूल भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब है तापक्रम की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है केल्विन, ठीक है। केल्विन जो टेम्परेचर का जो होता है एसआई यूनिट, ये केल्विन होता है। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रा कहती है, ऊर्जा का यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। फर्मी, फर्मी किस चीज की मात्रा कहती है, लंबाई की है, ठीक है, लंबाई की मात्रा है फर्मी, एकदम बहुत ही स्मॉलेस्ट जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है फर्मी। अदिश राशि दिए गए ऑप्शन के अनुसार दाब जो है यानी प्रेशर, ये अदिश राशि है। वह राशि जिसका मात्रक नहीं होता है तो इसको बोलते हैं विकृति, ठीक है, विकृति। समुद्री दूरी को मापा जाता है किसमें, तो ये नॉटिकल माइल्स में। किसमें मापा जाता है, नॉटिकल माइल्स में। और जो नॉटिकल माइल्स होता है उसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो ये 1 नॉटिकल माइल्स का जो वैल्यू होता है, नॉटिकल माइल्स, इसका वैल्यू होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता है 1 नॉटिकल माइल का। अब है 10 नैनोमीटर में होंगे, 10 नैनोमीटर में कितना होगा उसका वैल्यू, तो मीटर में, इसको मीटर में बोलेंगे 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻8 मीटर। अब है एम के एस पद्धति में बल का मात्रक, ठीक है, एम के एस पद्धति में जो बल यानी कि फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। अदिश राशि है क्या है, सामर्थ्य। अदिश राशि क्या है, सामर्थ्य। दिए ऑप्शन के अनुसार जो सामर्थ्य होता है ये एक अदिश राशि होता है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य की जो इकाई है ये होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो इसको मापा जाता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मतलब क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी, तो उसको मापा जाता है किसमें, तो इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से ये चीज मापा जाता है। दाब की इकाई क्या होती है, प्रेशर। दाब की इकाई जो होती है तो इसकी इकाई होती है यूनिट, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का होता है, ठीक है, इसी को हिंदी में दाब बोलते हैं। सदिश राशि नहीं है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आयतन जो है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, ये सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि है। एक माइक्रोन बराबर होता है कितना का, ये होता है 1/1000 mm, ठीक है, 1/1000 mm, इसको 1 माइक्रोन बोलते हैं। 1 पिकोग्राम होता है किसके बराबर, तो ये होता है 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम को 1 पिकोग्राम कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें, तो इसको बोलते हैं ऑडियो मीटर में। क्या बोलते हैं इसको, ऑडियो मीटर, ध्वनि की तीव्रता। अब है अगला चैप्टर यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी कि काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को का जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है अंतरिक्ष के रॉकेट में, ठीक है, अंतरिक्ष रॉकेट में। ये तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मतलब किसी पे आप अगर फोर्स लगाएंगे तो उतना वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर वो फोर्स लगाएगा उतना, उसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। अगला है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर
फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, या गोल कीपर को डैश सक्षम बनाता है। तो अगर कोई स्पीड में आ रहा है, आप अगर डायरेक्ट उसको पकड़ेंगे तो एक तो वो अपना स्पीड एक होता है उसका, जिस फोर्स से आएगा आपके हाथ में लगेगा तो वो उसी फोर्स से वो वापस जाना चाहेगा, बट उसको पकड़ के थोड़ा सा हाथ पीछे कर लिया जाता है, जिससे कि उसका जो होता है संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम, तो उसको चेंज कर दिया जाता है उसके मोमेंटम में। तो इसका आंसर ये होगा कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। संवेग मतलब कि मोमेंटम होता है, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तित में शामिल होता है क्या, तो ये होता है घर्षण बल, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक से दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में यात्री जो है वो किस तरह झुकेगी, तो ये बाईं ओर झुकेगी। ये किस नियम के तहत, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है क्या, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा में आता है सितार वादक, मतलब जो जिसको बेंजो बोलते हैं, तो उसमें पहले वो जो उसका स्ट्रिंग होता है, उसका धागा, अ, तार का धागा होता है, तो उसको पहले ठीक करता है। किस लिए, तो वो जो होता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करने के लिए, ठीक है। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा क्या होते हैं, ये समान और विपरीत होते हैं, ठीक है, समान और विपरीत। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, किसके कारण, तो ये होता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। वर्षा की जो बूंद होती है ये गोलाकार होता है, किसके कारण, तो ये भी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। सबसे ज्यादा श्यानता, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, तो ये होती है शहद की, ठीक है, किसकी होती है, शहद की। श्यानता जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। अगला है कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो इसको बोलते हैं केंद्रा पसरन तकनीक का, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है किसके नियम से, तो ये न्यूटन की पहले नियम से, ठीक है। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब वह बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा, तो वो वहीं तक रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बर्फ उसमें है, तो पिघल भी जाएगा तो उसी में रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से क्या किया जाता है, तो समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है, ठीक है, समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि क्यों, क्योंकि जो होता है रेत और पैर के बीच जो घर्षण होता है कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है, ठीक है, इसलिए कंक्रीट की सड़क की तुलना रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन हो जाता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर से उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्ष कम होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंद गोलाकार होता है, ये साहती तनाव, यानी वही पृष्ठ तनाव, इसको भी वही बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर, 1 हॉर्स पावर। सक्शन पैड की तरह काम करता है क्या, तो ये छिपकली का जो पैर होता है ये सक्शन पैड की तरह काम करता है। बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है, किस लिए, तो पहिए और धुरों के बीच घर्षण कम करने के लिए। पहिए और धुरों के बीच का जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। इस तरह का होता है बियरिंग, इसमें बहुत सारा लगा होता है बॉल्स, इसी को बोला जाता है बॉल बियरिंग्स। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत होता है किस पे बेस्ड होता है, तो ये अपकेंद्रन बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप माप होगी क्या, तो ये पहले से कम हो जाएगी, ठीक है, पहले से कम। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो हुए कार्य
को प्रदर्शित किया जाएगा किसमें? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, जूल में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। ये सिंपल है। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात डैश भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। यानी कि देखिए, मोमेंटम मोमेंटम का क्या होगा फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। और वेग वेग का क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसका जो अ, इसको इसके रेशियो को क्या करेंगे? तो वी कट गया, बच गया एम, सिर्फ मास बच गया। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है द्रव्यमान। अगला है द्रव्यमान और तरंग का जो गुणनफल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बल। यानी कि फोर्स बराबर जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण एक्सेलरेशन को बोलते हैं, द्रव्यमान मास को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, क्या होता है? ये होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। इसको सिंपल हम लोग इस तरह से याद किए थे कि वी बराबर यू टी, सॉरी, ये एक दूसरा हो जाता है, वी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा एक होता है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये होता है वी इक्वल टू यू प्लस टी। ठीक है, इसी को इस तरह से फॉर्म में बदला हुआ है। अगला है कि किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है किस तरह से? तो ये होता है पाराबोलिक। ठीक है, पाराबोलिक। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब कोई एक पानी का बोतल है, मतलब उसमें अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें पानी भरा हुआ है और वो उसको जमा दिया जाए, बर्फ बर्फ का शेप ले लेगा, तो वो क्या होगा कि फट जाएगा वो बोतल, क्योंकि उसमें जो बर्फ जो है, बर्फ का ये डेंसिटी कम होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट वो बॉटल का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो वो उसमें अट नहीं पाएगा, इसलिए वो टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुख करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी कहाँ पे? तो यात्री के हाथों में आएगी। ठीक है, कोई भी इंसान जो है, मतलब ट्रेन में बैठा हुआ, तो एक तरह से वो जब वो बॉल फेंकेगा, बोल रहा है कि वो जब बॉल फेंका है ऊपर और वो, तो बॉल कहाँ जाएगा? तो उसी के हाथ में आएगा, क्योंकि इंसान ऑलरेडी एक मोशन में है। मतलब ग्राउंड से देखेंगे तो जो इंसान है वो भी मोशन में है, तो बॉल जब ऊपर फेंका जाएगा तो वो भी एक तरह से, उसमें भी एक ऊपर जाने का तो रहेगा ही, साथ ही साथ आगे जाने का भी दो दो, दो मोशन उसमें काम करेगा, इसीलिए वो उसके हाथों में आके दोबारा गिरेगा। अगला है कि आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, क्या होती है? ये आवृत्ति, मतलब कि एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब वही। पानी का घनत्व अधिक होता है किससे? कितने टेम्परेचर पे? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी, वो सबसे ज्यादा होता है। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्यों? क्योंकि जो फर्श पर जो होता है, बल्ब के आवेग में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन अधिक होता है। अब है कि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल्ब का परिमाण क्या होगा? तो ये होगा 20 न्यूटन। ठीक है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो, तो वह वस्तु समरूप गति से चलेगी, समरूप गति से चलती रहेगी, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यही होता है कि गतिमान अवस्था की जड़ता। ठीक है, गतिमान अवस्था की जड़ता, मतलब जो देखते हो ना कि लॉन्ग जंप के लिए, मतलब खड़े खड़े अगर आप जंप करेंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं होगा, अगर कोई दूर से दौड़ता आ रहा है फिर लॉन्ग जंप करेगा तो उसमें ज्यादा दूर तक जाएगा, वही था। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है, वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदूक की गोली जो है क्या होगी? तो ये बंदर को लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं कूदती तो बंदर बंदर को गोली नहीं लगती, क्योंकि मतलब गोली सीधा, मतलब बंदर पे निशाना था। अगर किसी को हिट करना है, अगर दूर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर किया जाता है, क्योंकि उस जो गोली होगा उस पर ग्रेविटेशन भी लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि गोली को नीचे खींचना चाहेगा धरती की ओर, और बंदर भी नीचे कूदा है तो उसको इस बार लग जाएगी गोली। तो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब
अब अगला चैप्टर है ध्वनि तरंग गति। पहला क्वेश्चन है कि मानव का जो कान होता है, मानव कान की श्रवण परास मतलब कितने से कितने फ्रीक्वेंसी के बीच की साउंड सुन सकती है मानव की कान, तो ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक। अगला क्वेश्चन, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबक होता है कितना, तो ये 0 होता है। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है, इसका दोलन काल, यदि रॉकेट दोलन काल होता है कि मतलब जो टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब कोई एक जैसे होता है ना पेंडुलम, इस तरह से एक पेंडुलम लटका हुआ है, वो यहाँ से इसे इधर अगर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ तक आया, इसको एक टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दोलन काल। तो बोल रहा है कि एक दोलन, 1 सेकंड दोलक रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, क्या होगा, रॉकेट जब ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ठीक है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल होती है कितनी, तो ये होती है 2 सेकंड। जो घड़ी में जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है उसमें जो पेंडुलम लगा हुआ होता है इस तरह से, तो मतलब इधर आया इधर आया, तो 2 सेकंड होता है, ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है क्या, तो ये होता है पराध्वनि तरंगों का, पराध्वनि तरंगों का। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होती, ठीक है, यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, किसके द्वारा, तो ये आई आर किरणों द्वारा, आई आर किरणों द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ यानी स्पीड ऑफ लाइट। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड कितनी, ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो लोलक यानी पेंडुलम जो है, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √अंडर L/G, ठीक है, तो ये लंबाई पे डिपेंड करता है इसका टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये 2 सेकंड होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है कितना, तो ये 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा की ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है कांच की रुई, कांच की रुई। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या होता है, तो ये होता है ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग। एफएम रेडियो का ब्रॉडबैंड क्या होता है, तो ये होता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच, एफएम रेडियो का जो ब्रॉडबैंड होता है। कंप्यूटेड टेमोग्राफी यानी सीटी स्कैन का प्रयोग होता है किस चीज में, ये किस चीज का प्रयोग करती है, तो ये करती है एक्सरे का, ठीक है, एक्सरे का। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है, ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है क्या, तो ये उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत का, सोनार के सिद्धांत का। एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन एक होता है, ठीक है, एमआरआई मशीन ये जो ब्रेन का फोटो लेता है, तो इस मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक वेव्स का। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग होता है किस तरह का होता है, तो ये अनुदैर्ध्य होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। एक सूक्ष्म तरंग आवन में उत्सर्जन का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में प्रयोग होता है किसका, ये होता है पराध्वनि तरंगों का, पराध्वनि तरंगों का। और ये जो पराध्वनि होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इको, इको। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि जो है ट्रेवल नहीं करता है कहाँ पे, निर्वात यानी वैक्यूम में, वैक्यूम। दो उत्तरोत्तर स्विंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्भ यानी सक्सेसिव थ्रॉ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होता है, तो ये होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है किसके, तो ये एक मशीन शॉप में से आने वाले शोरगुल के। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है क्या, तो ये करता है रेडियो तरंग का, रेडियो तरंग का। अब अगला चैप्टर है उष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन है कि तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। तापमान जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक का, तो वो अनुचुंबकीय बन जाता है।
किस टेम्परेचर पे? तो इसको बोला जाता है क्यूरी तापमान, क्यूरी टेम्परेचर। एक कृष्णिका का एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट यानी वाट प्रति वर्ग मीटर से होगी क्या? तो ये होगी E/16। एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो शुष्क बल तापमानी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। ठीक है, जो शुष्क बल तापमापी होता है वो आर्द्र बल तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है, एक हिमानी का आधार पिघलता है तो एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि जो आधार पर दाब अधिक होने के कारण जो गलनांक में कमी होती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है। अधिक ऊंचाई पर जब किसी हाइट पे अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें जो सब्जियां होती है वो पकने में ज्यादा समय लेती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वहाँ पे पानी बॉयल होने लगता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है किसका? तो मरकरी वाष्प और आर्गन का। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चट जाता है, क्योंकि ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों के बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में जो होता है रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ियों में जो वायुमंडलीय दबाव होता है मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसलिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लग जाता है, जिससे खाना पकने में ज्यादा टाइम लग जाती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसको कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतल पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। किसके कारण? तो ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। ठीक है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो इसको बोलते हैं प्रेरण। बहुत ठंड के समय में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो इसको इसका विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा चलते बल्ब के पास लाया जाए तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की जो हवा होती है वो गर्म होती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है क्या? तो ये बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या होता है? तो ये होता है पारा। पारा। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो घटता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइट पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये घट जाता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प के वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ देती है। क्यों? क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप होता है। ठीक है, वाष्प में जो होता है गुप्त ताप होता है, लेटेंट हीट उसको बोलते हैं, लेटेंट हीट। उष्मा की कुंडली बनी होती है किसकी? तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। नाइक्रोम। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है निर्भर करता है ब्राह्म तापमान पे, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर। ठीक है, ठंडे देश में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं। जो ठंडा देश होता है उसमें जो तालाब वगैरह होते हैं ये जम जाते हैं। क्यों जम जाते हैं? और सतह के नीचे पानी का तापमान रहता है कितना? ये रहता है 4 डिग्री।
ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, वो हीट को कंडक्ट करता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है 36 डिग्री, 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसको अप्रॉक्स 37 माना जाता है, ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन, यानी कि इंग्लिश में इसको कहें तो इसको कहते हैं कॉन्डेंसेशन। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं, तो उसको वो होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री। स्टीम इंजन चलता है किससे? ये ऊष्मा से चलता है। अब है वातानुकूलन यंत्र से, यानी कि जो एसी होता है, गैस के कारण ठंडक होती है। तो ये होता है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। अब अगला चैप्टर है प्रकाश, यानी कि लाइट। पहला क्वेश्चन, शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। छोटे जो शब्दकोश होता है डिक्शनरी, उसमें जो छोटा छोटा में लिखा रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो उसमें जो होता है -5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा, ठीक है। सौर सेल एक उपकरण है, सौर सेल जो होता है एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उत्तम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है, जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जो सौर सेल होता है उसमें जो प्रकाश ऊर्जा, उसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमें जो ऊर्जा का जो उच्चतम उत्पाद दोपहर में होता है, जब सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, क्यों? क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, इसीलिए। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो ये बनता है दृष्टि पटल पे, दृष्टि पटल पे। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो इसका जो होता है सिलियरी मसल्स, उसी का कारण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है, कौन से दर्पण? तो उत्तल, ठीक है। उत्तल यानी कि कनकेव मिरर का, ठीक है। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है, कौन सा कथन? तो इसका इसका मतलब होता है कि प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्ण के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, यही होता है रमन इफेक्ट। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा? तो निकट दृष्टि दोष। जिसमें जो जहाँ का वस्तु अगर को साफ दिख रहा है, मतलब वो दृष्टि दोष है। अगर निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। एक वर्णी प्रकाश एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करता है। एक वर्णी प्रकाश एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरदर्शक वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है, जैसे कि इसमें बोला गया कि जो प्रकाश होता है मतलब वाटर में ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इस पार से उस पार देख सकते हैं, लेकिन जब वो ठंड के दिनों में जो महीन बूंदें होती है, मतलब उस एक तरह से कोहरे, तो उसमें नहीं देखा देखा जा सकता है, क्यों? तो इसका कारण होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर मतलब डिस्पर्स हो जाता है, आभासी स्पष्टता निर्मित करता है, इसीलिए। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, एफ एल। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, किसकी तरह? तो ये कार्य करेगा -FL जो है ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि एक उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव आंख में जो होता है किसी भी वस्तु का जो इमेज होता है कहाँ पे बनता है? ये बनता है रेटिना पे, कहाँ पे? रेटिना। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है कितना? तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, -30। उच्चतम ऊर्जा होती है कौन से? तो ये होता है पीला प्रकाश का, ठीक है। पीला प्रकाश एक जो होता है मतलब कि प्रिज्म में, जैसे प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट आया इस तरह से, तो ये 7 भागों में बंट जाता है, ठीक है, 7 भागों में। तो एक होता है कि विबज्योर, VIBGYOR। तो इसमें जो होता है सबसे ज्यादा ऊर्जा, ये होता है पीला प्रकाश का, ठीक है, पीला प्रकाश का। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? तो ये होता है बैगनी। विबज्योर में जैसे कि VIB,
GYOR, जो अभी हम जिस कलर से लिख रहे हैं ये भी बैगनी है, ठीक है, ये पहला वाला विबज्योर, वायलेट। उसके बाद ये सबसे ज्यादा यही परिवर्तित होता है। और इसमें अगर पूछा जाए इसमें कि फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा होगा, तो ये वायलेट का होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेड का, ठीक है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण कि ये बहुत दूर तक देखा जा सकता है, लाल कलर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो ये होता है वास्तविक, आभासी और उल्टा। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण होती है, तो ये होती है वातावरणीय अपवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन। साफ आसमान नीला दिखता है किसके कारण, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन थे वो, तो वो थे सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। बहुत लोग को ये हिंदी में नहीं हिंदी वाला नहीं समझ में आता प्रकीर्णन, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। और ये जो एक और ऊपर था कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए, अच्छा ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मृग मार्चिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। तो पूछ रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो ये होता है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का आस, आसमान असमान तापमान से, ठीक है। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान के कारण मृग मरीचिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, इस घटना को जाना जाता है किसके नाम से, तो इसको बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं, विवर्तन। अगला है कि वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह है, क्या है, तो वो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, तो ये होता है कि पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी किसमें, तो ये होगी लाल, रेड लाइट में, ठीक है, लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो होती है कौन सी होती है, तो ये होती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मानव आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है कहाँ पे, तो ये होती है रेटिना पे, कहाँ पे होती है, रेटिना पे। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा होता है, तो ये होता है हीरा, हीरा होता है, ठीक है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है किस चीज का, तो यह है प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। अपवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण डैश प्रकार का है, किस प्रकार का है, तो यह है अवतल, किस प्रकार का, अवतल यानी कि कनकेव। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है किस प्रकार का, तो ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं किस तरह से, तो ये रखे जाते हैं एक दूसरे से समानांतर, एक दूसरे से समानांतर। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, वह किस प्रकार का दर्पण प्रयोग कर रहा होगा, तो ये होगा उत्तल, किस तरह का, उत्तल। सूर्य के उत्तल मतलब कनकेव, ठीक है, उत्तल मतलब कनकेव और अवतल मतलब कन्वेक्स। तो ये उत्तल हो गया मतलब कौन सा हो गया, तो ये हो गया कनकेव। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया जाता है, तो ये होता है विबज्योर, VIB। V से हो गया वायलेट, I से हो गया इंडिको, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। अगला है कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा,
क्या करता है, तो ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पनडुब्बी वगैरह में यूज किया जाता है, मतलब कि अंदर में कहीं आप बैठे हैं और बाहर का कुछ देखना है, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब पाइप जैसा एक बना होता है, जिसमें मिरर को इस तरह से एडजस्ट कर किया हुआ रहता है कि उसका इमेज उस मिरर पे, उसका इमेज उस मिरर का इमेज इस मिरर पे, वैसे करके मतलब आपको दिख जाएगा, तो उसको बोला जाता है पेरिस्कोप। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है क्या? पहले, आजकल तो जरूरत नहीं है, पहले पहले इसे ट्यूबलाइट का एक होता था फट्टी जैसा बोलते थे, तो फट्टी इस तरह से होता था, और यहाँ पे एक चोक जैसा लगा रहता था, और इस तरह से यहाँ पे दो इस तरह से होता था, और यहाँ पे ट्यूबलाइट लगता था इसके ऊपर, तो इसी को चोक बोलते थे। तो चोक लगाने का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन है, फोटोन क्या है? तो ये प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो ये है प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल जो होता है, तो उसका तरंग किस प्रकार का होता है? तो ये कौन सा तरंग होता है उसमें? तो ये होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं होता है? तो पीला, दिए गए ऑप्शन के अनुसार पीला। और होता कौन सा है? RGB, ठीक है, RGB जो होता है मतलब कि रेड, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं, यानी कि प्राइमरी कलर्स। जब प्रकाश का जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो बदलता है, क्या बदलता है? तो ये बदलता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है उत्तल लेंस के प्रयोग करने से। निकट दृष्टि दोष जो होता है ये उपचारित किया जाता है किस तरह से? तो ये उत्तल, ठीक है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी जो होता है सोलर, सोलर क्या बोलते हैं उसको, लैम्प, या फिर सोलर कुकर, तो उसमें जो होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मतलब जिस तरह का दोष होगा, जैसे कि देखिए ना, निकट दृष्टि दोष मतलब कि जो दोष है मतलब वही चीज दिखेगा उस इंसान को। दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर दिख रहा है, साफ नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब? तो ये दिया गया था 1930 में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में? ये पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड में, 8 मिनट 18 सेकंड। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक साथ पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है किस तरह से? ये हो जाता है सफेद। इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का मान होता है, क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इंसिडेंट मतलब क्या, कि मतलब कहीं पे है, जैसे ये आया, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। ये होता है कि रिफ्लेक्टेड। एक होता है क्रिटिकल, मतलब कि क्रिटिकल मतलब कि इस तरह से इतना एंगल पे ये इस पे होगा, इतना एंगल पे ये आएगा, ताकि जो बोल रहा है कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री पे अगर आएगा तो ये उसी पे जस्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारे स्वयं चमकते हैं, तारे स्वयं चमकते हैं किस कारण? तो ये चमकता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रक्रिया के कारण। संलयन मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन में मतलब कि वो उसका एटम मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के जो एनर्जी रिलीज होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें टूट जाता है तो उसको फिजन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी बॉम्ब वगैरह होता है, परमाणु बम, तो उसमें फिजन होता है, और सूर्य का भी जो एनर्जी जो वहाँ पे जनरेट होता है वो फ्यूजन के चलते होता है, ये फ्यूजन के चलते। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मारीचिका दिखाई देती है किसके कारण? ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कॉन्टेक्ट लेंस बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं पीवीसी से, पीवीसी से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है? तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है यानी कि वेवलेंथ वो घट जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है क्या? एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है? तो ये बनता है विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के कारण। तरल ताल की वास्तविक वास्तविक
से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये होता है अपवर्तन। अपवर्तन। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है, कितना होता है? तो ये होता है अनंत। प्रकाश की गति शून्याकाश में होती है कितना? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, यानी वेवलेंथ, कितना होता है? ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का साइन होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या होता है? तो एक प्रिज्म से रंग को अलग किया जा सकता है। जब प्रिज्म होता है एक तरह का प्रिज्म, इस पे अगर व्हाइट लाइट आएगा तो ये 7 रंग में बट जाता है, ठीक है। 7 रंग कौन सा होता है? विबजियोर। पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं किससे? तो ये होता है उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है? तो ये होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल का। प्रकाश विकिरणों की प्रक्रिया की प्रकृति होती है किस तरह की? तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ये होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्यों? तो आकाश नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। मतलब कि जब आसमान से जो सूर्य से जो लाइट आती है तो उसमें मतलब कि जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट इसका वेवलेंथ मतलब जो होता है ब्लू लाइट, ये ज्यादा स्कैटर कर जाता है वहां पे, ठीक है। ये ज्यादा स्कैटर कर जाता है, इसीलिए आसमान ब्लू दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है कि ट्यूब लाइट से प्रकाश डैश पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब में ठोस धातु पे निर्भर रहता है। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण के हेतु, ठीक है, प्रकाश संचरण हेतु। अब अगला चैप्टर है विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला क्वेश्चन है इसका, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस तरह से? थी समानांतर, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में। जो सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है तो ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। इसका एडवांटेज होता है कि मतलब अगर कोई एक लाइट खराब भी हो गया तो दूसरा जलेगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में जैसे घर में वो लाइटिंग वगैरह होता है शादी ब्याह या दिवाली वगैरह में, तो उसमें क्या है कि अगर एक लाइट खराब हो गया तो सारा अपने आप बंद हो जाएगा, वहां से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है उस खराब बल्ब से, तो इसीलिए सारे इफेक्ट हो जाते हैं। गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है क्या? तो ये होता है टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है बिजली का निर्वहन। बिजली का निर्वहन। सही सुमेलित इस प्रकार है, मतलब इसमें 4 तरह का दिया गया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट वो क्या क्या काम करता है, तो उससे इसमें ऑलरेडी सही सुमेलित किया हुआ है। तो जो विद्युत मोटर होता है इसका काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। एक होता है सुरक्षा फ्यूज, इसका काम क्या होता है? तो ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। और तीसरा है कि विद्युत जनरेटर, इसका काम होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से ये रिलेटेड है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है किस तरह से? तो ये होता है दृष्टकारी के रूप में। दृष्टकारी के रूप में। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला था R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। इसी में जो ये R है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो ये इसकी लंबाई के, ठीक है, लंबाई के। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं विद्युत धारा, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, क्या? तो ये होता है आई आर स्क्वायर, ठीक है, आई आर स्क्वायर। मतलब दिए गए ऑप्शंस के अनुसार देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे अगर वी को आई आर लिखेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे आई आर स्क्वायर लिखा गया, तो ये गलत है। आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं या फिर वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, ये दो दो लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला पावर का। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन व डायनेमो में। अधिक सुचालक पदार्थ है कौन सा? तो ये होता है चांदी, सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है चांदी, लेकिन ये महंगा होता है इसलिए ये यूज नहीं किया जाता है, मतलब एज ए वायर। एक कूलम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जूल। ठीक है। एक कूलम है आवेश, मतलब कि चार्ज है, ठीक है। वन, सॉरी 1 C। तो इसका फॉर्मूला होता है W = Q × V, ठीक है। फॉर्मूला होता है W वर्क डन बराबर Q × V। तो V हो गया 6 और Q हो गया 1, तो 6 × 1 6 जूल। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है सीधे अनुपाती उसकी लंबाई के होता है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, ठीक है। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसका जो लाइव वायर होता है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइव वायर मतलब एक गर्म एक ठंडा होता है, तो जो गर्म वाला होता है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है क्या? ये होता है तप्त तार अमीटर। तप्त तार अमीटर। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है किसके ऊपर? ये होता है तार की लंबाई पे। तार की लंबाई पे। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसी कारण उसकी विद्युत चालकता घट जाती है। ओम मीटर मात्रक है किस चीज का? तो ये होता है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये भी दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ρ × L/A। तो जो रेसिस्टेंस है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो लेंथ जिस अनुसार बढ़ेगा उसी अनुसार रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तार का, मतलब ये ऐसे तार है तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर ये जिस तरह से बढ़ेगा तो वो रेसिस्टेंस उस अनुसार घटेगा। गर्म करने पर एक अर्धचालकता यानी कि सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो ये एक होता है सार्वभौमिक स्थिरांक, ठीक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। डायोड डायोड जो जैसे होता है ना कि वो हमेशा पी से एन की तरफ जाती है, ठीक है। पी से हमेशा एन की तरफ ये फ्लो करती है इसमें करंट। भारत में विद्युत आपूर्ति में प्रणाली में स्थित रखा जाता है क्या? तो आवृत्ति मतलब जो मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ये फिक्स रखा जाता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज है इंडिया का, जो इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है या फिर जो भी ट्रांसमिट होता है ये इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। अमेरिका वगैरह में 60 होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। उसका क्या क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब क्वालिटी? ये होता है कि अत्यधिक अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने को रोकने के लिए, ठीक है। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है, तो इसको बोला जाता है दृष्टकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है किस चीज की? होती है नाइक्रोम। जो हीटर का जो ये कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। उदासीन तार का रंग होता है काला, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होता है वो काले रंग का होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार जो होते हैं वो बने होते हैं किस चीज के? तो ये टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। जो फ्यूज में जो तार यूज होता है वो टीन और शीशा का मिश्रण होता है। एक धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है उसको वो क्या क्या चीज से बना होता है? ये होता है टंगस्टन। जो बल्ब होता है उसका बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव। अतिचालक का लक्षण है क्या? तो ये होता है अनंत पारगम्यता। अनंत पारगम्यता। पंखे की रफ्तार जो होता है निर्भर करती है किस पे? होती है वोल्टेज पे। विद्युत संरचन यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हाई वोल्टेज किया जाता है। उसमें जो होता है ना उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, ठीक है। उष्मा की हानि कम होती है। अब अगला चैप्टर है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन है लेंज के नियम की
व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री होती है कौन सी? ये होती है नरम लोहा। नरम लोहा विद्युत चुंबकीय नहीं है। क्या है? कौन सा? एक मतलब दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है ये अल्फा किरण, अल्फा रे, ये विद्युत चुंबकीय नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक, यानी कि धात्विक और फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा है? तो ये CrO2, मतलब ऑप्शन के अनुसार बहुत सारे होते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है उस अनुसार CrO2 जो है ये धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? ये होता है प्लैटिनम के द्वारा। प्लैटिनम के द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार, जो मैग्नेटिक बार होता है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। कितनी होती है? ये होती है दो। दो। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं कब? तो जब वह गर्म किया जाता है। कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है ये खो देता है जब उसको गर्म किया जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है किसकी ओर? ये उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। जो चुंबक मैग्नेटिक नीडल्स होता है ये चुंबक का, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। अब है अगला चैप्टर, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। पहला क्वेश्चन है कि अर्धचालक वे सामग्री हैं यानी सेमीकंडक्टर वे सामग्री हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। कौन सा गुण? तो विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में CERN सर्ड यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहु प्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है हिंग बोसोन। क्या है? हिंग्स बोसोन। सोनार तकनीक में डैश उपयोग होता है। कौन सा? क्या इसमें उपयोग होता है सोनार में? तो इसमें होता है इंफ्रारेड तरंग का, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक घनात्मक रूप से अवशेषित कण है। कौन सा कण? तो इसको बोलते हैं अल्फा किरण। अल्फा किरण। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है किस तरह से? ये मंदक के रूप में होता है। मंदक के रूप में। भारी पानी यानी हैवी वाटर, इसी को बोलते हैं D2O, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है भारी पानी का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, यानी कि इसका सिंबल है Pu, ऊपर में इसका एटॉमिक मास है 242 और एटॉमिक नंबर है 94, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? तो ये होती है 148। 148 मतलब कि ये जो एटॉमिक मास में आप ये एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो ऑलरेडी मतलब वहीं से निकल जाएगा। तो 242 में 94 घटा देंगे तो 148 हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किस चीज में होती है? रॉकेट में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है यूरेनियम। यूरेनियम। परमाणु रिएक्टरों में से डैश प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है किसके द्वारा? किस प्रक्रम के द्वारा? तो ये होती है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और सूरज में जो एनर्जी और या स्टार्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ से। FUSION होता है फ्यूजन और यहाँ पे होता है फ्यूजन। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भौतिकी की डैश शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। घनावेशित मतलब कि पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता अपना, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसका भी टोटल पॉजिटिव कहलाएगा, तो उसका न्यूक्लियस का। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करता है। गॉड पार्टिकल्स क्या है? तो ये हिग्स बोसोन को बोलते हैं, ठीक है, हिग्स बोसोन को। अवशेषित कण किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कॉस्मिक किरणों को। किस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है? मतलब जिस भी तत्व के दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसका एटॉमिक वेट क्या होगा? तो ये होगा 4, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है इसको जोड़ दिया जाता है तो यही हो जाता है एटॉमिक वेट।
परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारी पानी वह पानी होता है किस तरह का? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार यूरेनियम से। वहाँ और भी कुछ ऐसा ऐसा मेटल का नाम होगा, एलिमेंट का, जिसमें कि सिर्फ यूरेनियम है, जिससे कि बाकी और भी बहुत तरह के चीज होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है ऊर्जा का, पिंड का ऊर्जा में है, पिंड का ऊर्जा में। अब अगला चैप्टर है खगोलिकी या फिर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन है इसका, अन्योन्या क्रिया सबसे छिन्न है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विवर्तन झंझरी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेक्शन ग्रांटिंग का प्रयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो विवर्तन जो है पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ठीक है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है कौन? तो ये होता है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका भार बदल जाएगा। भार यानी कि वेट, WEIGHT वेट। लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर द्रव्यमान में नहीं। पृथ्वी का जी होता है कितना? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति क्या होगी? तो ये बराबर होगी। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कौन थे वो? तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। खगोलीय दूरी मापने का इकाई क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश वर्ष। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो ये घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्यों? क्योंकि जो होता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता दिखाई देता है। मतलब साधारण है, जैसे आप ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन जिस तरह से आगे बढ़ रही है और बगल में आप देखते होंगे तो कोई भी घर है, पेड़ पौधा है, वो लगेगा कि पीछे जा रहा है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है कौन? तो ये सूर्य है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना है? तो ये है 6000 डिग्री सेल्सियस है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी उनका नाम था गैलीलियो। सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? ये किया जाता है टेलीविजन के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए, फोन के लिए और भी सिग्नल्स के लिए। लेकिन जो दिए गए ऑप्शंस है उसके अनुसार टेलीविजन आंसर होगा। अब है विविध यानी मिसलेनियस। कुछ क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के। पहला क्वेश्चन है कि उष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में प्रयोग किया जाता है किस चीज का? ये होता है बोलोमीटर का। किसका होता है? बोलोमीटर। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है किसके कारण? ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में रूपांतरण के कारण। ऊर्जा का प्रदूषक ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन होता है? तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में डैश स्वरूप को स्वीकारा जाता है तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य ग्रहण लगता है कब? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण। और वही अगर अ, मतलब अगर चंद्र ग्रहण का बात बोले तो चंद्र ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है क्या होती है? ये होता है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पे। धुरी के मध्य बिंदु पे बर्फ का एक टुकड़ा पानी में से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल स्तर वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले विकिरण है तो ये होता है इंफ्रारेड। क्या होता है? इंफ्रारेड। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रम। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकसित के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? ये दिया गया था आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को। अधिकतम गलनांक किसका होता है? ये होता है सिलिकॉन का। दिए गए ऑप्शन के अनुसार। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए प्रयोग में आता है क्या आता है? ये होता है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है क्या? ये होता है स्टील, मतलब कि इलास्टिक, उसी को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यास्थ। भूकंप भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज का? ये होता है रिएक्टर स्केल का। रिएक्टर स्केल। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किस चीज के बने हुए? ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सर्दी की शुरुआत में हवाई जहाज का
आविष्कार किया था? किसने? सॉरी, सदी है, सर्दी मैंने बोल दिया। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका नाम था राइट ब्रदर्स। 2 भाई थे, इसीलिए ब्रदर्स यहाँ पे। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। कौन-सा है? नाइट्रोजन। तो इतना ही था, इसी के साथ ये फिजिक्स टोटल खत्म हो गया, पूरा फिजिक्स चैप्टर वाइज, मतलब जितने भी आज तक बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे फिजिक्स से, तो सारे चैप्टर वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे खत्म हो गए। और इसी तरह अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी कर देंगे, और भी हिस्ट्री का कर चुका हूँ, हिस्ट्री का तीनों कर चुका हूँ, मतलब एक एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो उन सारी वीडियोस को भी देखिएगा आप लोग। और वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि इसका पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देंगे, उस पे आप क्लिक करिएगा, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा, वहां से आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार के एग्जाम्स जो भी हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस, दरोगा, पुलिस, तो हर एक एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।